सर इसके ऊपर वाला पैराग्राफ दोबारा बता दो। कौन सा बेटा, ये वाला? यस है सर। बेटा? सर ये पेज नंबर 210 से स्टार्ट है, लास्ट की 2 लाइंस यहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। आ जाने दो, एक बार बच्चों को आ जाने दो, अभी कर रहे हैं इसको यहीं से। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, देखिए एक बच्चे ने कहा है कि ये पैसेज, नीचे वाला पैसेज जो है दोबारा से कराएं। देखिए, क्या ये पैसेज भी किसी बच्चे को पढ़ना है? सेकंड, सामाजिक कारणों से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बता सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। हालांकि कबीलाई व्यवस्था, कबीलाई व्यवस्था का मतलब होता है बेटा कबीले, जहाँ पे कबीले होते हैं समाज के अंदर, वहाँ किस तरह की प्रणाली होती है। वहाँ राजतांत्रिक प्रणाली की तरफ से संक्रमण हुआ है, बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। यानी कबीलाई व्यवस्था को चेंज करके और वहाँ पे राजतंत्र लागू करना, क्योंकि कबीले में तो सरदार होता है और उसका शासन होता है, तो यहाँ पर कबीलाई व्यवस्था में और उसको राजतंत्रात्मक ढांचे की तरफ ले जाने के दौरान क्या क्या परिवर्तन आए वो सब उस दौरान हो चुके थे। ये बताया गया है कि यहाँ पे शासक होते थे, जो शक्तिशाली शासक था वह दूसरे कबीलों पे अपना नियंत्रण बना के एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता था। लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह से विकसित हो पाई। यानी इससे पहले भी राजतंत्र की प्रणाली पहले भी ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन पूरी तरह से इसका विकास जो है 16वीं सदी में हो पाया। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। यानी जो पुस्तक है आईने अकबरी, जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, जो दरबारी इतिहासकार मुगलों का रहा है, खासतौर पे अकबर का, तो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, इसने आईने अकबरी लिखा। तो यहाँ पर उत्तर पूर्वी इलाकों में जो कबीलाई राज्य हुआ करते थे उनके विषय में बताया गया है। तो उत्तर पूर्वी इलाकों में कौन कौन से क्षेत्र इसमें आ जाएंगे, जैसे कि वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का इलाका है, सिक्किम का है, असम का है, नागालैंड का है, मणिपुर का है, ये सब प्रांत जो हैं इनके अंदर जो कबीलाई राज्य हुआ करते थे। उदाहरण के तौर पे 16वीं से 17वीं सदी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया। यह भी पूर्वी क्षेत्र में ही, यानी कोच एक राजवंश का नाम है, यहाँ पे किसी राजा का नाम नहीं दिया गया है। यानी जैसे कि हम प्रतिहार राजवंश के बारे में आपने सुना होगा, चोल वंश के बारे में, केर वंश के बारे में, जो चेर राजवंश के बारे में, बहुत से ऐसे राजवंश हुए हैं। जैसे विजयनगर साम्राज्य जो है, इसके अंदर 3 राजवंशों के विषय में हमने पढ़ा उसमें, जैसे संगम राजवंश है, तुलु राजवंश है, इनके विषय में आपने जाना है। तो इस तरीके से कोच राजवंशियों ने पड़ोसी कबीलों पर युद्ध करके और उनको एक के बाद एक को हराते चले गए और उनको अपने साम्राज्य के अंदर शामिल कर लिया उनका क्षेत्र। यानी उनका सारा जो भी कुछ संसाधन उनके पास थे वो सारा सब कुछ कोच राजाओं का हो गया, तो उन पर कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। यानी जो जंगल का इलाका था जहाँ पर वनवासी रहते थे, जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति कह सकते हैं, या इस तरह के जो कबीले में रहने वाले जो लोग हैं, कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे हुए इलाकों के खेतिहर समुदायों ने जिस तरह से धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों ने एक बड़ी भूमिका अदा की थी। यानी इस दौरान क्या चेंजमेंट हुआ कि जो खेतिहर समुदाय है, यानी जो किसान लोग हुआ करते थे, वो उन्होंने इस्लाम को धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। और ये किसानों ने इस धर्म को क्यों अपनाया,
क्योंकि सूफी संतों का प्रभाव था, जो पीर लोग होते थे, गुरु जो होते थे, धार्मिक गुरु, तो उन लोगों के प्रभाव की वजह से जो खेतीहर समुदाय है वह इस धर्म की ओर झुकता चला गया और उसने इसे अपना लिया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जमींदार। आपने एक मैसेज भी सुना होगा, एक जानकारी मिली होगी कहीं ना कहीं से आपको कि जो आपके स्कूल हैं वो जल्दी खुलेंगे। इसके बारे में मैसेज जो है स्कूल को फॉरवर्ड होने वाले हैं, अभी आया नहीं है। आपके स्कूल को भी ये मैसेज मिल जाएगा। तो जैसे ही स्कूल को मैसेज मिलता है तो तुरंत आपको जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिल जाएगी। ठीक है बेटा। तो आपकी क्लासेस शायद 9th से 12th का पहले खोलेंगे, उसके बाद में 6 to 8 का खुल जाएगा। क्या बेटा? यस यस, हाँ, जिस बच्चे ने हाँ 16 जुलाई का सुनने में आ रहा है, तो बिल्कुल इसका मैसेज आपको बता दिया जाएगा और आप अपनी पूरी तैयारी के साथ स्कूल आएँ। अपना नोट्स वगैरह, अपना जो राइटिंग का वर्क है उसको पूरा कर लीजिए, अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लो और अपना थोड़ा रिवाइज भी करके आओ। ठीक है, क्योंकि स्कूल ओपन होते ही फिर आपका हो सकता है कि हर मंथ में एक यूटी तो डेफिनेटली होना ही होना है, यूटी तो होगा, क्योंकि जितने भी दिन आपका स्कूल ओपन रहता है तो वो बड़े मायने रखेगा। नवंबर दिसंबर में एग्जाम भी होंगे आपके बोर्ड के, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो बेटा शुरुआत का जो लगभग आधा सिलेबस है उसको आप अच्छे से तैयार करें, वो नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। बचा हुआ सिलेबस, उसमें जो पेपर का पैटर्न इन्होंने बता रखा है, बड़े क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट आंसर, यानी जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपने जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब उसमें शामिल कर दिया जाएगा। तो ये जो है पेपर पहले जो हो रहा है नवंबर दिसंबर में आपका 90 मिनट का, लगभग 1.5 घंटे का है, और वो पेपर आपका 2 घंटे का है। और अगर किसी कारणवश से जो आपका क्या क्या बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बेटा अभी तक तो पैटर्न तो इन्होंने जो मैसेज दिए रखा है, तो आपके स्कूल के जरिए जो मैसेज मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला है स्कूल ने अभी तक? बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला है? नहीं डाला है ना? तो अपना स्कूल इसके बारे में बिल्कुल सोच समझ के और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा। अभी तक ये जानकारी दूसरों के माध्यम से हमें मिल रही है, समझ गए? तो अपने स्कूल के माध्यम से जिस दिन जानकारी आपके पास आ जाएगी वो औपचारिक जानकारी होगी और उस पर आपको विश्वास करना है। वैसे बेटा बिल्कुल ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि यहाँ सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड का जो क्वेश्चन आंसर के लिए बोला गया है, पैसेज बेस्ड हो सकते हैं क्वेश्चंस, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे मेनली एमसीक्यूज बोला गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। तो बेटा अब इस पे खास फोकस करें, और अगर कोई चेंजमेंट होगा बेटा नोटिफिकेशन में सब कुछ आ जाता है। अब आगे स्कूलों को भेज देंगे ना नोटिफिकेशन, और जिस दिन इनको वो मिल जाएगा उस दिन ही आपको उसके बारे में सूचना मिल जाएगी। ठीक है बेटा, इसको कंफर्म तो बेटा उसी समय मानना चाहिए जब अपने स्कूल में मैसेज आ जाता है, उसी समय मानना चाहिए। न्यूज़पेपर में हमने देख लिया, इसी तरह का बता रहे हैं। खास तौर पे कोशिश कीजिए बेटा इन बिटवीन के छोटे से छोटे क्वेश्चन को आपकी निगाह में से निकाल लीजिए, चाहे आपको चैप्टर 2 बार पढ़ना पड़ जाए, 3 बार पढ़ना पड़ जाए, लेकिन तैयारी अच्छी करो कि जो आपका पेपर आपके सामने आए और फटाफट से आप उसको अटेम्प्ट करते चले जाओ। आपको मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी ने डीप स्टडी की हुई है तो उसको कोई मतलब कोई 1 2 4 क्वेश्चन रह सकते हैं, उसके बाकी सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर दोगे और बिल्कुल टू द पॉइंट, और ये फिर आपकी परसेंटेज में बड़े मायने रखेंगे। ठीक है, तो तैयारी सभी कीजिए। अब आगे हम जमींदार का टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। जिनके पास में बहुत ज्यादा जमीन और जागीर होती थी उन्हें जमींदार कहा जाता था। ये छोटे किसानों से टैक्स कलेक्शन का काम करते थे। ये अंग्रेजों के राज में जमींदार जो है बड़ी हैसियत बना दी गई थी। जैसे कुछ जमींदारों के साथ अंग्रेजों ने बुरा भी किया था, उनकी जमींदारी छीन ली गई थी, उनसे उनकी जमींदारी छीन करके किसी दूसरे जमींदार को दे दिया गया था। तो इस तरह से नाराज भी हो गए थे और ये अंग्रेजों के खिलाफ भी चले गए थे। ताल्लुकदारों के बारे में आपने सुना होगा, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर ताल्लुकदार होते थे, वो इसी तरह के जमींदार थे। तो जमींदार तो शहर में रहते थे और ताल्लुकदार गांव में रहते थे, वो बड़े किसान होते थे ताल्लुकदार। अब हम आगे चलते हैं। मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान अब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात ना कर लें जिनकी कमाई तो खेती से आती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। यानी इनका मतलब है
कि मुगल भारत के अंदर अगर हम कृषि से संबंधित जो रिलेशंस हम पढ़ना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो गांव में रहने वाला एक वर्ग, गांव में रहने वाला एक वर्ग ऐसा है जो कमाई तो खेती से करता है, लेकिन कृषि के जो प्रोडक्शन होता है उसमें सीधे हिस्सेदारी उसकी नहीं है। सीधे हिस्सेदारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूप में उसकी नहीं होती। ये जमींदार जो जमीन अपनी जमीन के मालिक होते थे, जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। ये जमींदार कैसे लोग थे? जमीन के मालिक होते थे, अपनी जमीन होती थी इनकी, गांव के समाज में इनकी ऊंची हैसियत रहती थी, सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं इनको समाज की तरफ से और राज्य की तरफ से मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण यह जाति था, क्योंकि ये ज्यादातर ऊंची जाति के लोग होते थे और ऊंची जाति के लोगों की हैसियत अपने आप ही समाज के अंदर ऊंची मानी जाती थी। दूसरा कारण यह था कि ये लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे। खास किस्म की सेवाओं का मतलब होता है जैसे कि कभी जरूरत पड़ी, युद्ध हो गया, तो ये सैनिक वगैरह की सेवाएं प्रदान करना और टैक्स कलेक्ट करके वो जमा करना, इस तरह का काम ये लोग करते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी, यानी ये अमीर पाए जाते थे। तो अमीर होने की क्या कारण था? उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा पर्सनल प्रॉपर्टी थी, पर्सनल इनकी अपनी जमीन थी। इसे मिल्कियत कहते थे। क्या नाम है? मिल्कियत किसे कहा जाता है? जमींदारों की जो अपनी व्यक्तिगत जमीन होती थी उसे मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। मिल्कियत का दूसरा मीनिंग संपत्ति होता है। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी, यानी जो उनकी मिल्कियत होती थी, यानी उनकी जो जमीन होती थी उस पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती उस पर करवाई जाती थी, यानी जमींदार के अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए उस पर खेती करवाते थे। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। कौन लोग काम करते थे इस पे? या तो दिहाड़ी मजदूर, जिनको दिहाड़ी मिलती थी, या फिर जो गुलाम मजदूर होते थे वो करते थे। हो सकता है कि बेगार करने वाले मजदूर भी काम करते हों। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे और किसी और के नाम भी कर सकते थे, उन्हें गिरवी भी रख सकते थे। 3 तरह की परिस्थिति बताई गई। जमीन बेचना चाहे जमींदार बेच सकता है, दूसरे के नाम पे करना चाहता है, परिवार में किसी दूसरे को देना चाहता है या किसी रिलेटिव को देना चाहता है तो कर सकता है, दूसरे का नाम कर सकता है, दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी कर सकता है, और गिरवी भी रख सकता है कुछ समय के लिए। अगर आर्थिक हालात खराब रहते हैं तो उसके बदले उसको कुछ पैसा चाहिए तो जमीन को गिरवी भी रख सकता है, और उसका वापस अगर वो जो रखी हुई गिरवी रखी हुई है, जो रकम निर्धारित की जाती है, अगर वो भुगतान कर देता है तो उसको वापस मिल जाएगी। जमींदारों की ताकत इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल करते थे। जैसे कि मैंने आपको ये पैसे शुरू हुआ उस समय भी बताया था कि जमींदार जो है छोटे किसानों से या सभी किसानों से कर वसूल करते थे, टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था, यानी जो टैक्स कलेक्शन का काम ये लोग करते थे तो इनको उस काम के बदले में मुआवजा भी मिलता है, वित्तीय मुआवजा, यानी फाइनेंशियल अलाउंस मिलता था उनको। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। मैंने ये भी आपको बताया था कि ये लोग सैनिक प्रोवाइड कराते थे और इनके साथ में सैनिक रहते थे, ये काफी मात्रा में सैनिक इनके पास रहते थे। ये इनकी ताकत का एक जरिया था। और इससे पहले इन्होंने बताया कि टैक्स कलेक्ट करते थे, तो ताकत का दूसरा जरिया वो है। यानी जमींदार इतने शक्तिशाली क्यों होते थे, उसके 2 कारण बताएं। तो पहला कारण हो गया टैक्स कलेक्ट करते थे, इनके पास पैसा इकट्ठा हो गया और इसको वित्तीय मुआवजा भी मिलता था, और दूसरा है सैनिक संसाधन। आगे चलते हैं। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे, यानी दुर्ग बने होते थे, यानी इनके अंदर वो सैनिक रख सकते थे और अपनी बाउंड्री की सुरक्षा कर सकते थे, यानी अपनी जमीन की सुरक्षा कर सकते थे। अपनी सैनिक टुकड़ियां भी इनकी होती थी, जिनमें घुड़सवार भी होते थे, तोपखाने भी और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। यानी इन जमींदारों के पास घुड़सवार भी रखे जाते थे, इनके पास तोपखाने भी होते थे जिनमें तोप रखी जाती हैं और लोग तोप चलाने वाले होते हैं, तोपची होते हैं, और पैदल सिपाही भी होते हैं। इस तरह से अगर हम मुगल कालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा होते थे। यानी संकरा शीर्ष का मतलब होता है जो टॉप लेवल पे तो राजा है। मुगल कालीन गांव के अगर सामाजिक संबंधों को हम पिरामिड के जरिए समझना चाहें, यानी एक ट्रायंगल के जरिए, जैसे एक त्रिभुज बनी हुई है आपके, मान लीजिए अपने नोटबुक में या आपके
क्लास के ब्लैक बोर्ड पर, तो उसके अंदर बेटा जो आधार होता है अक्सर त्रिभुज का नीचे की तरफ, जैसे हम मान के चलते हैं आधार नीचे चौड़ा होता है, ऊपर से शीर्ष उसका संकरा होता जाता है और एक स्थान पे दोनों रेखाएं मिल जाती हैं। तो ठीक इसी तरीके से इसके अंदर ये बता रखा है कि जमींदार की जो हैसियत थी वो राजा से थोड़ा सा नीचे होती थी, कि जहां से वो रेखाएं संकरी होना शुरू होती थी वहां पे उसकी पोजीशन बताई गई है। तो यहाँ पे संकरे शीर्ष का उसकी लोकेशन को इंडिकेट किया गया है। पता कीजिए आपके प्रांत में किसी क्षेत्रों को आजकल जंगल वाले इलाके के रूप में पहचाना जाता है। यानी आप मान लीजिए हरियाणा में रहते हैं, तो हरियाणा में कोई ऐसी जगह बता सकते हो जिसको आज भी जंगल वाला इलाके के नाम से लोग जानते हो? क्या इन इलाकों में आज जिंदगियां बदल रही हैं? यानी उन अगर मान लीजिए वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो क्या बदल रही है? इन बदलावों की वजह वही है जिनका जिक्र हमने इस अनुभाग में किया, या उनसे अलग है? क्या आप यही कारण मानते हैं कि उनकी जिंदगी बदल रही है? तो कारण इस अनुभाग में जिस तरह का दिया गया है, क्या वही कारण है या अलग भी हो सकता है? तो बेटा अपने वन क्षेत्र अपने हरियाणा में भी मौजूद हैं। जैसे कि आप पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, वो काफी मात्रा में पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अंदर वन क्षेत्र काफी है। और इसके अलावा और भी स्थान है, बहुत से ऐसे अपने यहाँ पर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य बने हुए हैं जहाँ पर जीवों को सुरक्षित रखने के लिए वनों को नहीं काटा जाता है। यहाँ आप नेशनल हाईवे पर जब आप दिल्ली जाते हो तो मानेसर आता है, मानेसर में पहाड़ी क्षेत्र है और उसके अंदर बहुत बड़ा इलाका है, वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है। और अपने पास में ही अगर देखना चाहो तो जो झाबुआ गांव है, झाबुआ गांव के अंदर बीड़ के नाम से एक वन क्षेत्र यहाँ पे भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो वन क्षेत्र है ऑलरेडी, लेकिन हमारे यहाँ के जंगलों में थोड़ा सा एक फर्क है। एक आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ पर जो इधर आपका ये नाहड़ का नाम अभी अगर आपने सुना हो, तो नाहड़ के अंदर भी इसी तरह का एक जंगल है, उसके अंदर भी कुछ जीव पाए जाते हैं। तो ये अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, कोसली के पास। तो ये जो कुछ स्थानों के नाम मैंने आपको बताए, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलते हैं, यानी गुड़गांव में भी हैं, फरीदाबाद में भी हैं, बहुत ऐसे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जहाँ पर जीवों को सुरक्षित रखने के लिए पनाहगाह बनाई गई है। अब उससे आगे चलते हैं। यहाँ हमने जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा थे। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। अबुल फजल क्या बताना चाहता है कि ऊंची जाति का ब्राह्मण राजपूत जो गठबंधन है, मतलब इन दोनों जातियों ने मिलजुल करके डिसीजन लिया और अपने लेवल को सबसे सुप्रीम बना के रखा। जैसे ब्राह्मण टॉप लेवल में हो गए, उसके नीचे राजपूत हो गए। तो ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस कंट्रोल इन्होंने बनाया, सॉलिड कंट्रोल। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी। मध्यम जातियां जैसे कि और जातियां जितने भी हैं वो मध्यम जातियां कहलाती हैं, जैसे कि कुम्हार है, खाती है, लोहार है। लोहार तो वैसे शेड्यूल ट्राइब्स में आएगा, बाकी और कास्ट के अंदर हम ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे नाई है, धोबी है, और भी हैं, जैसे आप यादव को ले सकते हो, क्योंकि ये उस समय ब्राह्मण से नीचे का दर्जा माना जाता था। और इसी तरह से कई मुसलमान जमींदारों की भी मतलब इसी तरह की नुमाइंदगी उस समाज के अंदर, गांव के अंदर पाई जाती थी। मुसलमान जमींदार भी होते थे, कहने का मतलब ये है। समसामयिक दस्तावेज कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उस समय के जानकारी हमें मुहैया कराते हैं, वो ठीक उसी समय का जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो समसामयिक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा, यानी ये लड़ाई में जीतते थे, इसीलिए ये जो जमींदार थे वो इनकी उत्पत्ति इसी वजह से रही होगी, यानी ये लगातार जीतते रहते थे। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों के द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। यानी जमींदारी फैलाने का एक तरीका क्या है कि जो ताकतवर सैनिक सरदार होते थे उनके द्वारा क्या किया जाता था, कमजोर लोगों को बेदखल कर देते थे, वहां से हटा देते थे, दूसरी जगह उन्हें जाना होता था। मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूप की इजाजत राज्य देता हो। यानी कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जमींदार पर नियंत्रण राज्य का रहता था, और राज्य के बारे में ऐसा माना जाता है कि शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि जमींदार को अपना आक्रामकता दिखाने के लिए या इस तरह का
लोगों को परेशान करने की इजाजत राज्य ने कभी दी हो। जब तक कि एक राज्यादेश होता बेटा गवर्नमेंट ऑर्डर, राज्यादेश के जरिए, जिसको सनद बोला जाता है, के जरिए इसकी पुष्टि पहले ही नहीं कर दी गई हो। यानी अगर गवर्नमेंट ऑर्डर के द्वारा अगर कंफर्म किया जाता है कि भाई इस व्यक्ति को, इस जमींदार को यह हक दिया गया है, तो ऐसी संभावना बहुत कम है कि किसी जमींदार को हक मिला हो कि किसी को परेशान कर सके, आक्रामक रूप दिखाए वहां पर। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। यानी जमींदारी जो एक व्यवस्था है समाज के अंदर, तो उसको कन्फर्म करने की जो प्रक्रिया थी बहुत धीमी थी। स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल हैं। ये कई तरीके से किया जा सकता था। नई जमीनों को बसाकर जंगल बारी, यानी जो जमीन नई जो जमीनें होती थी उनके क्षेत्र में लोगों को बसाया जाता था, जंगल बारी कहा जाता था इसे। अब नई जमीन जो है उसको, जमीनों को कोई बसा थोड़ी ना सकता है, नई जमीनों के अंदर लोगों को बसाया जाता होगा। अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, मान लीजिए आज किसी की जमीन है, कल को किसी दूसरे को दे दी जाती है, तो अधिकारों का हस्तांतरण हो गया। राज्य के आदेश से, गवर्नमेंट ने अगर ऑर्डर दिया है तो गवर्नमेंट के ऑर्डर से हो गया, या फिर खरीद करके, या फिर नई जमीन खरीद करके। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो जमींदारी को कंफर्म करती थी। तो ये कौन कौन से तरीके थे जो जिनसे जमींदारी बढ़ती थी या बनती थी? नई जमीनों को बसाकर, यानी नई जमीन प्राप्त करके, जंगल को तोड़ करके, जंगल को काट करके, साफ करके उसको तैयार करना। ठीक है बेटा, तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, यानी आज किसी दूसरे की जमीन है तो कल को वो किसी दूसरे को प्रदान कर दी जाए, तो ये है अधिकारों का हस्तांतरण। राज्य के आदेश से, गवर्नमेंट के ऑर्डर से अगर किसी को जमीन दी जाती है जमींदार को, या फिर वह जमीन को खरीद करके प्राप्त कर सकता है। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे। ये एक तरीका था जिसमें अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, निम्न दर्जे का कोई व्यक्ति है, अगर वो भी जमींदार बनना चाहता है तो वो भी जमींदार बन सकता था, ये बताया गया है। क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची जाती थी, क्योंकि जिसके पास भी पैसे हैं वो जमींदारी खरीद सकते हैं। जमींदारी का मतलब जमीन, यानी वो जमीन खरीद सकते थे, बेच सकते थे। तो जिसके पास पैसा था वो ऐसा कर सकते थे। अब आता है समांतर सैनिक बल। आइन के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी। यानी जमींदारों के पास में सैनिक शक्ति काफी मात्रा में वो रखते थे। मिली जुली सैनिक शक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें कई प्रकार की वैरायटी जो है सेना में देखने को मिलती थी। जैसे कि यहाँ बता रखा है किस तरह का है, 3,84,558 ये घुड़सवार थे कुल मिलाकर के जमींदारों के पास। और आगे बता रखा है 42,77,057 ये पैदल सैनिक थे, 1863 हाथी थे, 4260 तोप थी और 4500 नाव थी। तो ये सब सेना के पास मौजूद थे। उनके पास डिफरेंट वैरायटी के संसाधन मौजूद थे और इसीलिए एक मजबूत सेना आईने अकबरी के जरिए हमें पता चल रहा है। तो मोस्टली जो इस चैप्टर का बेस है वो आईने अकबरी को अगर माने तो उसमें कोई दो राय नहीं होगी, इसमें मेन सोर्स में उसका नाम आएगा। ऐसा नहीं कि भाई पूरा ही उससे लिया गया, लेकिन पूरा नहीं तो कुछ परसेंट जरूर है। कई कारणों से मिलकर के परिवार और वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मान लीजिए आज किसी के पूर्वज के पास में कोई जमीन है तो वह अपने वंशजों को स्थानांतरित कर सकते थे। इस तरीके से वंश पर आधारित जमींदारी भी होती थी। मान लीजिए कोई एक वंश है जो कंटिन्यू जमींदारी का काम संभालता आ रहा है तो उसके बेटे को, फिर उसके बेटे को ये दे दिया जाता था अगर वह योग्य है तो। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसी रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता कर लिया। राजपूतों ने कर लिया और किसने कर लिया? जाटों ने कर लिया। उत्तरी भारत में, तो उत्तरी भारत में जाट जिन जिन क्षेत्रों में बाहुल्य प्रदेश में रहते हैं, जैसे कि हरियाणा है, कुछ यूपी में भी है, राजस्थान के अंदर भी है, तो इन क्षेत्रों के अंदर जाटों ने काफी उत्तरी क्षेत्र में बड़ी बड़ी जमीन की पट्टियों पे अपना कंट्रोल कर लिया। इसी तरह से मध्य और दक्षिण पश्चिमी बंगाल में किसान पशुचारियों जैसे कि सदगोप ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। यहाँ पे बताया गया है कि मध्य भाग के अंदर इंडिया के और दक्षिण पश्चिमी बंगाल के अंदर, यानी दक्षिण पश्चिम बंगाल के अंदर किसानों के लिए जो पशुचारण क्षेत्र होता है, पशुचारियों ने ताकतवर जमींदारियां खड़ी की। यानी किसान पशुचारी वे लोग होते थे जो किसान भी होते थे और पशु पालन भी करते थे, पशु को चराते भी थे। और उनमें से एक एग्जाम्पल दिया गया सदगोप।
तो सदगोप एक ऐसे ही लोग थे जो खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, और इन्होंने ये काम भी कर दिखाया, जमींदारियां भी खड़ी कर दी, यानी जमींदार भी बन गए। सदगोप जमींदारी, याद रखिए, सदगोप का संबंध जो है दक्षिण पश्चिम बंगाल से आता है, किसान पशुचारी से। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की। जो भी जमींदार थे, खेती के लायक जो भी जमीन थी उसको बसाने के अंदर ज्यादा से ज्यादा आगे इन्होंने काम किया। खेतीहरों को खेती के साजो सामान उधार देकर उन्हें वहां बसने में भी मदद की। जो नई जमीन वो ले लेते थे, वहां पर किसानों को जो भी सामान की जरूरत होती थी, कृषि उपकरण चाहिए थे, वो सारा अवेलेबल करा के देते थे, उधार भी देते थे उनको ताकि वे बस सके वहां पर, और जब वो बस जाते थे तो वो वापस ले लेते होंगे। जमींदारी की खरीद फरोख्त से गांव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आ गई, यानी जो जमींदारी का जो खरीदने का बेचने का जो तरीका आजमाया गया, जो जमीन खरीदी और बेची गई, तो गांव के अंदर जो मुद्रा प्रणाली है वो तेजी उसमें देखने को मिली। उसके अंदर मुद्रा का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ, पैसे के बदले चीजें मिलने लगी गांव के अंदर। पहले इतना नहीं था, लेकिन अब इसकी वजह से ऐसा हुआ, जमींदारों की खरीद फरोख्त की वजह से। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की जमीनों की फसल भी बेच सकते थे। अगर जमींदार के पास जितने भी जमीन है तो उसकी फसल जो भी होती है, उसके पास जितना भी उत्पादन होता है, तो बेचने का हक भी जमींदार का था। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं जमींदार अक्सर बाजार स्थापित करते थे जहां किसान भी अपने फसलें बेचने आते थे। यानी जमींदार के पास इतनी पावर थी कि वह बाजार स्थापित करते थे। आधुनिक जैसे मंडी होती है, हाट होते हैं, हाट जैसे मेले को भी कह दिया जाता है, बाजार होता है, वैसे मेन सिस्टम होता है मार्केट। तो इस तरह का जो बेटा बाजार होता था वो जमींदार स्थापित करते थे, किसान भी अपनी फसलों को वहां पे बेच सकता था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है, जमींदार शोषण करने वाला तबका था, हमेशा अच्छा व्यवहार नहीं करता था, शोषण करता था किसान का। लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद, संरक्षण का पुट था। मतलब किसानों से उनके रिलेशन अच्छे थे, यहाँ ये ध्यान देना है। कुछ लोगों को छोड़ दें, कुछ जमींदारों को छोड़ दें, बाकी ज्यादातर जमींदारों का जो रिस्पेक्ट करते थे किसानों से उनके रिश्ते पारस्परिकता थे, कि मतलब आपस में एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से संबंध रखते थे। पारस्परिकता का मतलब ये होता है। पैतृकवाद का मतलब होता है जैसे कि पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होती है, तो किसानों की भी होती थी, उनकी भी होती थी। संरक्षण का पुट था, एक दूसरे का संरक्षण करते थे, जैसे कि जमींदार किसानों का और किसान जमींदार का। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो ये कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की निंदा की, यहाँ ये बात पता चल रही है कि एक पहलू में कि जितने भी भक्त संत आए, सूफी संत आए, उन्होंने बड़ी जोर शोर से जातिगत जो बुराइयां थी, ऊंची जाति के निम्न जाति के अंदर जो भेदभाव की वाली बात, वो सबके सामने लाया, उसकी निंदा की, उसकी बुराई की, उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ वो खड़े हुए। वहीं उन्होंने जमींदारों को, या फिर दिलचस्प बात है साहूकारों को, जमींदार ही साहूकारों का काम भी करते थे क्योंकि पैसे भी देते थे, ये उधार देते थे, किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर ये बता रखा है कि जमींदारों को किसानों का शोषण करने वाला नहीं बताया, जबकि ये शोषण करते थे। पहली लाइन देखिए, जमींदार शोषण करने वाला तबका था। यहां देखिए किसानों के, वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पे अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। किसने नहीं दिखाया? भक्त संतों ने। ये बेटा भक्त संतों का जिक्र कर रहे हैं, साहूकारों को उन्होंने गलत नहीं बताया। आमतौर पर राज्य का राजस्व अधिकारी ही उनसे गुस्से का निशाना बना। आमतौर पर जो टैक्स कलेक्शन करने वाले सरकारी अधिकारी आते थे वो मानते थे कि यही गलत है। दूसरे 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए। 17वीं सदी के अंदर उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। अब ये बात को प्रूव भी करता है कि किसानों का जमींदारों का आपस में रिलेशन अच्छा था, तो राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर, यानी जमींदार लोग इतने ताकतवर हो जाते थे कि राज्य के खिलाफ लड़ाई छेड़ देते थे और उस युद्ध में किसान उनकी सपोर्ट करते थे। हमेशा ये बात देखने में आई। कब आई? 17वीं सदी में। अब यहां तक बताइए किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो। अब आगे चलते हैं। भू राजस्व प्रणाली, ये टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है, जैसे स्थायी बंदोबस्त के बारे में आपने कभी पढ़ा हो, परमानेंट सेटलमेंट के विषय में कभी पढ़ा हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपने कभी पढ़ा हो, महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में आपने कभी पढ़ा हो, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले
जैसे कि अब हम वैसे तो भू राजस्व प्रणाली, क्योंकि जिसके विषय में मैं ये 3 जो हेडिंग मैंने बताई वो अंग्रेजों के राज के विषय में है, इसलिए वो इस चैप्टर से इसका इतना संबंध नहीं है, क्योंकि हम मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मुगलों के इतिहास में जो जो चीजें देखी गई हैं वो समझ लीजिए, क्योंकि वो चीज फिर एक्स्ट्रा हो जाती है, उसको फिर कभी हम बताएंगे आपकी क्लास में। भू राजस्व प्रणाली, जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। यानी जो जमीन से टैक्स इकट्ठा हो रहा था तो मुगल साम्राज्य का यही बेस था। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। अब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कृषि उत्पादन को कंट्रोल करना चाह रहे थे। तेजी से फैलते हुए साम्राज्य के सारे इलाकों में राजस्व का असेसमेंट चाहिए था कि जो जितना भी टैक्स बन रहा है वो टैक्स कितना बन रहा है वो उसका पता करना चाहते थे और उसको वसूल भी करना चाह रहे थे। और इसको वसूल करने के लिए किसकी जरूरत थी? प्रशासनिक तंत्र की, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी। और राज्य के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेशन वो खड़ा करना चाह रहे थे मुगल। दीवान इसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। दीवान कौन है? दीवान एक अधिकारी है जो फाइनेंशियल देखरेख करता है पूरी तरीके से। इसके कार्यालय पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था, याद रखिए इसका काम पूछा जा सकता है आपसे कि दीवानों का मुगल साम्राज्य के अंदर क्या काम था। तो इस दौरान दफ्तर पर, इसके कार्यालय पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी। इस तंत्र में वह शामिल था। और इस तरह से हिसाब रखने वाले राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हो गए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हिसाब रखने वाले यानी अकाउंट्स का काम करने वाले, जितना भी टैक्स बनता है। राजस्व अधिकारी जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनको राजस्व अधिकारी कहा जाता है। खेती की दुनिया में दाखिल हो गए क्योंकि इनको टैक्स कलेक्ट करना है तो किसानों से तो जुड़ना होगा, किसानों के पास जाना होगा तभी तो टैक्स मिलेगा। कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे, यानी जो एग्रीकल्चर रिलेशंस बने तो उनको एक निश्चित स्तर तक ले जाने में ये एक महत्वपूर्ण ताकत थे। कौन कौन सी महत्वपूर्ण ताकत थी? आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत थी मुगलों को। क्यों जरूरत थी? कृषि उत्पादन पे नियंत्रण करने के लिए, साम्राज्य में राजस्व का आकलन करने के लिए, असेसमेंट के लिए, रिवेन्यू असेसमेंट, और फिर उसको वसूल करने के लिए। दीवान के बारे में बताया गया, वित्तीय व्यवस्था की देखरेख के एक तंत्र का वह हिस्सा था, अकेला नहीं करता था। याद रखिए, दीवान का अकेले का काम नहीं है, लेकिन इसमें दफ्तर का जिक्र किया गया है। दफ्तर क्या है? कार्यालय है। उसके कार्यालय का काम था पूरी व्यवस्था की देखरेख करना। और इस तरह से जो दीवान जैसे जो अधिकारी थे, खेती की दुनिया से अपना संबंध उनका हो गया, राजस्व अधिकारियों का संबंध हो गया, और इससे ये राजस्व अधिकारी दीवान जैसे जो अधिकारी हैं महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरे। अब इससे आगे चलते हैं। यहां तक बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? लोगों पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन के बारे में खास किस्म की सूचना इकट्ठा करने की कोशिश की। लोगों पर टैक्स का कितना वजन है, मुगल साम्राज्य ने जमीन पर कितना लोड है उस चीज का, उस पर कितना उत्पादन जमीन का होता है, तो उसमें कौन कौन सी उनके लिए खास किस्म की सूचनाएं उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की। भू राजस्व के इंतजामात में 2 चरण थे। पहला क्या था? टैक्स कलेक्शन का काम, कर निर्धारण तय करना, टैक्स तय करना, कितना तय है मतलब कितना टैक्स लेने वाले हैं। दूसरा है वास्तविक वसूली। अब जितना निर्धारित कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि दूसरा वास्तविक वसूली उसी हिसाब से हो जाएगी, हो सकता है कम हो। जमा निर्धारित रकम थी, हासिल सचमुच वसूली गई रकम। जमा क्या होती थी? पहले कभी सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि जमा क्या होता है। बड़े बुजुर्ग अपनी जमीन का रिवेन्यू भरते थे, जमीन का टैक्स भरते थे, उसे जमा बोला जाता था। निर्धारित रकम जिसे कहा गया है, कर निर्धारण के जरिए यही निर्धारित रकम होती थी जिसे जमा बोला जाता था। जमा का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यानी जो टैक्स रिवेन्यू का निर्धारित करते थे उसे जमा बोलते थे, और जितना वसूल होता था उसे हासिल, सचमुच वसूली गई रकम। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे अमील गुजार को कोशिश करनी चाहिए कि खेती और नगद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। उन्होंने क्या कहा था अकबर ने? अमील गुजार नाम के एक राजस्व अधिकारी से
अमील गुजार कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, अमील गुजार एक राजस्व अधिकारी का पद है, रिवेन्यू कलेक्ट करने का काम करता है ये। अकबर ने इसको ऑर्डर दिया था, इस तरीके से ऑर्डर दिया कि वह क्या करेगा कि किसान से कैश में लेगा, कैश प्राप्त करेगा, और अगर कोई किसान फसल के रूप में भुगतान करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा राज्य से ज्यादा रखने की कोशिश करता था। इसका मतलब राजस्व जितना भी निर्धारित करते थे तो राज्य अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करता था, क्योंकि उस समय मुगलों का राज था, हम लोग गुलाम थे उनके, वो किसानों की भलाई के बारे में नहीं सोचते थे, तो राज्य का बड़ा हिस्सा तय करते थे टैक्स के अंदर कि उनको इतना भरना है। मान लीजिए उन्होंने तय कर दिया 50%, तो कितना ज्यादा हो जाता है, 60% बहुत ज्यादा हो जाता है, और बच गया 40% तो किसान का हो गया। मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। मान लीजिए कभी अकाल हो गया या फिर किसानों ने विद्रोह कर दिया, तो इस तरह की परिस्थिति में किसानों की बचत कम रही, समय से मानसून नहीं आया, तो इस तरह की परिस्थिति हो सकती है, बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, तो इस तरह की परिस्थितियों में भू राजस्व पूरी तरह से वसूल कर पाना संभव नहीं होता था। अब आप यहां तक बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो? ये बेटा कस्तूरी एक प्रकार का उत्पाद होता है, जंगल के अंदर से पैदा होता है। वैसे कस्तूरी जो है, कस्तूरी मृग भी होते हैं बेटा, जो हिरण की एक वैरायटी होती है उसे भी कस्तूरी कहा जाता है, और कहते हैं कि जो कस्तूरी मृग होता है उसकी सूंडी में ये कस्तूरी मिलती है, सुगंधित पदार्थ होता है शायद। बिल्कुल, उषा दाइमा ने सही बताया। और कल एक बच्चे ने पूछा था बोरेक्स के विषय में। बोरेक्स बेटा एक पाउडर होता है और एंटीसेप्टिक जो क्रीम होती है ना, उस तरह से काम करता है। ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ। गुड मॉर्निंग मैडम जी। तो टाइम ओवर हो गया, क्लास क्विट कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके मैम। ठीक है।